इंदिरा गांधी से अपनी प्रॉक्सिमिटी के कारण पावर सेंटर बने रहे आर.के. धवन का कहना है कि अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने जो कुछ किया अपने नेता के इशारे पर किया। आप कहते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर न बनवाते थे न हटवाते थे। जगन्नाथ मिश्रा को जब हटवाया गया तो आपका इस्तेमाल किया गया, आपने जाकर उनको समझाया और हटवाया। अंतुल्य को जब चीफ मिनिस्टर बनवाना था तब आप महाराष्ट्र गए और आपने किसी तरह से बनवाया, सारा मैनेज किया। तो तमाम बार जब चीफ मिनिस्टर्स को बनवाना होता था या हटवाना होता था तो इंदिरा गांधी आपका इस्तेमाल करती थी। पहली बात तो ये है कि मैं महाराष्ट्र अंतुल्य को चीफ मिनिस्टर बनवाने गया ही नहीं, ये भी एक भ्रांति फैलाई गई है। अंतुल्य की तो आज तक शिकायत है कि जब वो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे तो मैं उनके रास्ते में रुकावट डाल रहा था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जगन्नाथ मिश्रा जी को जब हटाना था तो कुछ लोगों ने उनको भड़का दिया कि शायद आपको राजीव गांधी जी हटवा रहे हैं या उनके आसपास के लोग हटवा रहे हैं। तो थोड़ा सा उनके मन में एक थोड़े क्षणों के लिए, थोड़ी देर के लिए ऐसा विचार आया कि वो इस्तीफा दें या न दें। लेकिन मैंने उनको बताया, सच्चाई बताई, तो उन्होंने त्यागपत्र एक तुरंत दे दिया। एक किस्सा और कहा जाता है कि जब नरसिम्हा राव जी चीफ मिनिस्टरशिप से हटाए जा रहे थे तो पीएम हाउस गए, वो इंदिरा जी से मिलना चाहते थे। आपने उनसे कहा कि आप 4 बजे तक अपना इस्तीफा दे दीजिए और आपने उनको इंदिरा जी से नहीं मिलने दिया। उस बात से वो आज तक खफा रहे जब तक उन्होंने आपको मिनिस्टर नहीं बना दिया। यदि किसी को मिलने नहीं दिया जाता तो मेरी तो कोई ऐसी जरूरत नहीं हो सकती थी कि मैं ना मिलने दूं। स्वामी के, प्राइम मिनिस्टर के, मालिक के इशारे पे चलना मेरा फर्ज था। उनका इशारा था कि न मिलने दो। अगर ऐसा हुआ होगा तो जरूर उनका इशारा हुआ होगा। वैसे इस्तीफा आप ही ने उनसे मांगा था। अब मुझे तो बिल्कुल इस बात की याद नहीं, इसका तो उत्तर शायद पीवी नरसिम्हा राव जी दे सकेंगे। गुंडू राव को भी चीफ मिनिस्टर आपने बनवाया था। गुंडू राव को चीफ मिनिस्टर तो मैंने आपको बताया, जैसे कि चीफ मिनिस्टर तो प्रधानमंत्री फैसला करते थे किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, लेकिन उनका संदेश, मैसेज कन्वे करने में मेरा हाथ जरूर होता था। बाकी मैनिपुलेशन आप करते थे। देखिए, गुंडू राव तो मेरे मित्र थे, तो मित्र की आदमी मदद नहीं करेगा तो दुश्मनों की मदद थोड़ी करेगा कोई। और मैनिपुलेशन करना तो फ़र्ज़ होता है पॉलिटिक्स में। जो नेता होते हैं उनके लिए अगर मैनिपुलेशन भी नहीं करेंगे तो पॉलिटिक्स क्या होगी। लेकिन मैनिपुलेशन डज नॉट मीन कि किसी का गला काटो। हाँ, कहते यही हैं कि आप मित्रों की मदद करते थे कांग्रेस में और जो आपके मित्र नहीं होते थे उनको पनपने नहीं देते थे। मैं अपने मित्र कभी निजी तौर पे मैंने किसी को समझा ही नहीं। मैं सोचता था जो इंदिरा जी के निकट है, जो इंदिरा जी की नज़र पे चल रहा है, जो इंदिरा जी के साथ है, वो मेरा मित्र है। कहते इंदिरा जी के ज़माने में पॉलिटिक्स में धवन साहब के मारे हुए को पानी भी नहीं मिलता था। ये तो किसी को मैंने आज पहली बार आपसे सुना है, शायद आपको काफ़ी जानकारी है मेरे बारे में। एमएल फोतेदार से क्या डिफरेंसेस थे आपके? देखिए, मेरे फोतेदार जी के साथ कोई डिफरेंसेस नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे काम करने के तरीके थे जिनके साथ मैं सहमत नहीं होता था और शायद उनको लगता था कि मैं उनके रास्ते में रुकावट हूँ। तो जब कोई ऐसे कुछ चीज़ें सामने नजर आती थी जिसको मैं सोचता था कि इंदिरा जी के हित में नहीं है या पार्टी के हित में नहीं है, तो मैं नेचुरली उनके बारे में इंदिरा जी को बताता था। तो फौजदार जी को लगता था कि शायद मैं उनके रास्ते में रुकावट हूँ, तो उनकी नाराज़गी होती थी। वो नाराज़गी आज तक बरकरार है। अब उनके साथ मेरे मन में तो कभी नाराज़गी ना थी ना है। ये मुझे मालूम है कि उन्होंने मेरा बहुत नुकसान किया है। किस तरह का नुकसान? राजनीतिक नुकसान बहुत किया। मेरे रास्ते मेरे साथ जो हुआ इंदिरा जी की हत्या के बाद, वो क्या कम नुकसान है मेरा। लेकिन सारा देश जानता है कि मेरी वो बहुत खिलाफत करते थे। अरुण नेहरू का क्या रोल था उस वक्त? अब अरुण नेहरू भी उनके उस वक्त ये सारे ग्रोह का क्या रोल था मैं तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो वहाँ था नहीं। मुझे सामने क्या षड्यंत्र होता रहा मुझे कुछ जानकारी नहीं है। जब मैं वहाँ से हट गया तो किसी जानकारी के बारे में होने के बाद की कोई संभावना भी नहीं है। इंदिरा जी से आपका इतना लगाव था। हाँ। और इंदिरा जी आप पे विश्वास भी बहुत करती थी, लेकिन जब इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ और राजीव जी आए तो क्या वजह रही कि आपको वहाँ से हटा दिया गया? राजीव जी को भी तो कुछ पता होगा कि आपकी कितनी प्रॉक्सिमिटी थी, किस तरह से इंदिरा जी आपको चाहती थी। इसका उत्तर मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ। मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि जब मैं लॉयल्टी के बारे में इंदिरा जी को कुछ बातें बता देता था, वो इतनी महान नेता थी कि वो कुछ लोगों को बता देती थी कि धवन तो ऐसे कह रहे हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता था। फिर क्या वजह रही कि आपको राजीव जी वापस क्यों ले आए 4 साल के बाद? इसका तो उत्तर स्वयं राजीव गांधी जी ने स्वयं ही उसमें पार्लियामेंट हाउस, फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया है। उन्होंने ये सोचा कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है और अन्याय को पूरा करने के लिए उन्होंने मेरे को फिर वापस बुला लिया। जब आप इंदिरा जी कितने करीब थे और सारे लोग जानते हैं कि आप इंदिरा जी के साथ कितनी लॉयल्टी थी, किस तरह से आप काम करते थे, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। इसके बाद उन्हीं की हत्या का आरोप आपके ऊपर कैसे लगाया जाने लगा? अब देखिए, जब किसी व्यक्ति को किसी जगह से निकालना होता है तो जब और कुछ नहीं मिलता तो इस तरह का आरोप लगा देना ही एक षड्यंत्र रचा गया। और इसके बारे में कुछ लोगों ने
बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनके बारे में मैं आज कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। समय पे बताऊंगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और किस प्रकार इसमें किन किन का हाथ था। आज क्यों नहीं बताना चाहते? मैं सोचता हूँ अभी समय ठीक नहीं है। कुछ नाम तो आपने बताए, जैसे फोतेदार और अरुण नेहरू का गिरोह। मैंने ये नहीं कहा ये गिरोह भी जिम्मेवार थे। आपने पूछा कि वो क्या क्या करते थे, क्यों नाराज रहते ये लोग थे। जिम्मेदार नहीं थे? अब मैं क्या जानूँ, ये तो जब मैं सारा रस्से अपनी किताब में लिखूंगा। आप किताब लिख रहे हैं कोई? मैं ज़रूर लिखूंगा, उसमें सारा ये डिस्क्लोजर करेंगे? ज़रूर करूंगा। लेकिन उसके लिए तो पूरा एक ठक्कर कमीशन था जिसने शक की सुई आपके ऊपर डाली। तो एक कमीशन की फाइंडिंग होती है, तो उसको कोई मैनिपुलेट कर सकता है क्या? तो कमीशन की फाइंडिंग का जवाब इंक्वायरी कमीशन ने, बाकियों ने, अनंतराम कमीशन ने क्या दिया? आप मानते हैं कि ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट मैनिपुलेटेड थी और कुछ लोगों ने इन्फ्लुएंस किया था? अब मैं इस वक्त जुडिशरी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। कमीशन इज ए कमीशन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, ठीक, उन्होंने अपनी जांच के मुताबिक ठीक रिपोर्ट दी होगी, और उसके ऊपर जो उसके परिणाम रिपोर्ट की इंक्वायरी के बाद निकले वो भी आपके सामने है, रिपोर्ट भी आपके सामने है। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। जब दोबारा आपको राजीव गांधी 4 साल बाद लाए थे, उस समय एक बार फिर से ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को उछाला गया, लीक किया गया और काफ़ी कुछ बवेला पार्लियामेंट में मचाया गया। उस समय कौन से लोग थे इसके पीछे? तो वही लोग होंगे जिन लोगों ने ऐसी कोशिश की होगी पहले मेरे को वहाँ से हटवाने के लिए, तो फिर मुझे वहाँ लाया गया तो उनको फिर तकलीफ हुई होगी, और जिनको मालूम होगी इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी, उन्होंने लीक कर दी होगी। उस समय 2-3 नाम लिए जा रहे थे कि जो लोग इस रिपोर्ट को लीक करने के पीछे थे, जो आपको आने देना नहीं चाहते थे। एक फोतेदार जी का नाम था, दूसरा पी शिवशंकर का और तीसरा बूटा सिंह का। आप तीनों के बहुत निकटंती संबंध रहे हैं आपके, तो आपने उनसे ये प्रश्न उस समय ज़रूर किया होगा, क्योंकि उस वक्त आप लिखते थे मैगजीन में, संडे मैगजीन में और दूसरे भी पेपरों में। तो जाहिर है कि आपने उनसे जानने की कोशिश की होगी, उन्होंने आपको कुछ ना कुछ बताया होगा। मुझे तो कभी कोई नहीं बताएगा ना, कोई भी नहीं बताएगा कि वो जिम्मेवार हैं कि ये नहीं है, ना ही मैंने इसके बारे में कोई चेष्टा की कोशिश की। ठक्कर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक बात ही कही थी कि बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के साथ आपके अच्छे रिश्ते थे और आपने उनको वहाँ लगवाया था। इस तरह की बातों को लेकर उन्होंने शक की सुई आपकी तरफ घुमाई थी। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, कभी भी मेरे अपने उत्तरों में बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि उनके साथ मेरे अच्छे संबंध थे या मैंने उनको लगवाया है। और वो सिक्योरिटी जो पोस्टिंग होती थी या ट्रांसफर्स होती वो मेरे हाथ में नहीं थी, तो मेरे लगवाने या हटवाने का प्रश्न नहीं उठता। एक बार आपने ठक्कर कमीशन के लिए कहा कि वो धवन, आर.के. धवन को फांसी दो कमीशन है। मेरे मानना तो आज भी यही है। अगर उसकी ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को आप पढ़ें तो जो जो बातें लिखी गई हैं या कही गई हैं, तो मेरा मानना आज भी यही है।